हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों देखो, इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखना। इस लेक्चर में मैंने टोटल 75 क्वेश्चंस लिया है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, उसमें बार बार पूछा जा रहा है। लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 नंबर का इंक्रीजमेंट होगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं शुभेंदु अधिकारी। इससे पहले थी ममता बनर्जी। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उन्होंने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह बीजेपी से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इन्हें राज्यपाल RN रवि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। साथियों, दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी। तो 2026 की जो आधिकारिक थीम थी वो थी टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आप लोग ये याद रखना, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। यह थीम WHO द्वारा घोषित की गई थी। हिंदी में इसका अर्थ है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे। विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जापान की याची और नागोया शहर में। इन खेलों का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा और 2026 के एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य इमेजिंग वन एशिया है। इस आयोजन का आधिकारिक शुभांकर होनेन रखा गया है। इस संस्करण में कुल 43 खेल विद्याओं को शामिल किया गया है और यह एशियाई खेलों का 20वां संस्करण है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। साथियों, चौथा प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्बो में। यह आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक किया गया और पदक तालिका में नॉर्वे 41 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका 33 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और इटली ने कुल 30 पदक जीते और यह तीसरे स्थान पर रहा। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये इटली के मिलान शहर और कॉर्टिना डी एम्बो में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है दलित वुमेन एंड द फाउंटेन्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो इसके लेखिका है क्रिस्टीना धानुजा। यह क्रिस्टीना धानुजा की पहली गैर काल्पनिक बुक है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा अप्रैल 2026 में प्रकाशित किया गया है और यह पुस्तक दलित महिलाओं के जीवन संघर्षों को दर्शाती है। समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों की कहानियों को इसमें प्रमुखता दी गई है। साहित्य के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज माना जा रहा है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये है कर्नाटक। तो सबसे पहला राज्य है पीरियड लीव नीति लागू करने वाला। यह नीति देखते हैं हम लोग कि कब से लागू हुआ है। तो ये नीति लागू है 15 अप्रैल 2026 से सख्ती से लागू की गई है। 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को वर्ष में 12 दिन का स्वैतनिक अवकाश मिलेगा।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इसे कानूनी मान्यता दी गई है। कर्नाटक उच्च सरकार ने इसे जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार से जोड़ा है। यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 के टी के तहत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना, उसको स्टार कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है कि मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है केरल ने। 2 जून 2026 को तिरुवनंतपुरम में इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस अभियान को लॉन्च किया। तो इसका कुछ और फैक्ट्स है जो आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में न्यायमूर्ति लीला गिल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो लीला गिल को नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश। यह 25 अप्रैल 2026 को अपने पद की शपथ ली और ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। इन्होंने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी और इनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। 8वां प्रश्न देख लिए हम लोग। 9वां प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में किस देश के लिए IMF ने $8.1 बिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो ये है यूक्रेन। यह वित्तीय सहायता युद्ध प्रभावित देश के पुनर्निर्माण के लिए है। यह पैकेज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत स्वीकृत किया गया। IMF का पूर्ण रूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इस फंड से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह सहायता फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर की गई। साथियों 10वां प्रश्न देखो आप लोग। 10वां प्रश्न है कि यूपी स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए भारत या फिर यूपी सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। इस समझौते पर 16 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए $299.66 मिलियन का फंड प्रदान करेगा। यह एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय ऋण समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन, कृषि और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है। इस योजना से गंगा के मैदानी इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो ये मिला है हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को। पुरुष में मिला है हार्दिक सिंह को और महिला में नवनीत कौर को। और इससे रिलेटेड फैक्ट है, आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। साथियों 12वां प्रश्न है, दिसंबर 2025 में DRDO ने किस मिसाइल प्रणाली का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल पूरा किया? तो यह है आकाश, न्यू जनरेशन और प्रलय मिसाइल। इसका जानकारी हम लोग देखते हैं। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। आकाश NG सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश प्रणाली का परीक्षण 23 दिसंबर 2025 को किया गया और प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण 31 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। साथियों 13वां प्रश्न के मई 2026 में मेघालय में 12 मित्र देशों के साथ आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो ये था प्रगति एक्सरसाइज 2026। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। यह 20 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया गया। प्रगति का पूर्ण नाम यानी कि इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। इसमें भारत सहित कुल 12 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य समन्वय को मजबूत करना था। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किस पक्षी अभयारण्य को भारत के 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया है सोखा झील पक्षी अभयारण्य को। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है।
22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई। यह उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बन गया है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। देखिए ये जो क्वेश्चन है सोखा पक्षी झील अभयारण्य, ये बहुत बार रिपीट किया गया है आपके लगभग हर शिफ्ट में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, स्टार कर लेना इसको। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। साथियों 15वां प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद राज्य में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये हैं ऋतुव्रत बनर्जी। यह 18वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद चुने गए हैं। ये उलवेरिया पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। इन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक मुख्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिली। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें प्राप्त हुईं। विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में फिरहाद हकीम को नामित किया गया। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को बेस्ट स्टेट का प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17 की बजट 2026-27 में फार्मास्यूटिकल एंड क्षेत्र में एडवांस्ड बायोलॉजिस्ट के लिए कौन सी नई योजना घोषित हुई है? तो यह बायोफार्मा शक्ति योजना। इस योजना के उद्देश्य घरेलू अनुसंधान व विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया है। यह बायोसिमिलर्स और टीके के उत्पादन को गति देगी। यह भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है। इससे स्वास्थ्य सेवा और दवा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट संस्करण का परीक्षण किया? तो इसका नाम है पिनाका। यह पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का गाइडेड संस्करण है। इसका सफल उपयोगकर्ता परीक्षण दिसंबर 2025 में हुआ। इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। यह मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। साथियों देखो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि यदि 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे m यानी कि मास है इसका 3 और इसका जो वेग है 8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली हो जाएगा और यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर 64, तो 4 × 12 = 96। तो इसका यहाँ पे टोटल निकल 96 जूल हो जाएगा का यहाँ पे आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप लोग ये देख लो, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है 12 mv²। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 300 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज में से किस तार से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो ये हो जाएगा 600 हर्ट्ज वाला, जिसका ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। ध्वनि का तारत्व पूरी तरह से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति और तारत्व एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही तीखी और ऊंची होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है कि एथिल अल्कोहल यानी कि एथनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस। यह अभिक्रिया कमरे के तापमान पर होती है। इस दौरान गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। यह अभिक्रिया एथनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। इस अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड नामक कार्बनिक यौगिक बनता है। सोडियम अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ।
22वां प्रश्न साथियों कि जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध है? तो ये है व्युत्क्रमानुपाती। पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण पानी में प्रकाश की गति कम हो जाती है। इसका भौतिक सूत्र n=c/v होता है, जहाँ n अपवर्तनांक और v गति है। इसका मतलब है कि सघन माध्यम में प्रकाश धीमी गति से यात्रा करता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के मूलभूत नियमों में से एक है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर? तो ये है निलंबन, सस्पेंशन। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। विषमांगी मिश्रण वह है जिसकी बनावट पूरी तरह से समान नहीं होती। सस्पेंशन के कणों को नग्न आंखों को आसानी से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से। इसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि निलंबित रहते हैं। मिट्टी और पानी का घोल सस्पेंशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोलाइड दिखने में समांगी लगता है लेकिन सूक्ष्म स्तर पर विषमांगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पिंडल टाकुआ आकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये है स्मूथ मसल्स में, चिकनी मांसपेशियों में स्पिंडल आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका फैक्ट्स आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है बैटरी जोड़ने के कारण। हम लोग बैटरी का यूज करते हैं उसमें विभवांतर पैदा करने के लिए। बैटरी सर्किट के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर पैदा करती है। ये इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए आवश्यक विद्युत दबाव बनाती है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज को बिना परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रकृति में कार्बन चक्र को निरंतर बनाए रखने के लिए मुख्य कारण क्या है? तो यह सौर ऊर्जा में वृद्धि। सौर ऊर्जा के कारण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में कार्बन चक्र को संतुलित और गतिशील रखती है। जीवाश्म ईंधन का दहन और वनों की कटाई इस चक्र को असंतुलित करते हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल स्रोत है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 से साथियों कि एथिल अल्कोहल जलीय विलय में बहुत कम आयनित होता है, क्यों? क्योंकि मजबूत सहसंयोजक बंधन और एल्कील समूह का प्रभाव। एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल में शक्तिशाली कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एल्कील समूह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव इसे स्थिर बनाता है। इस कारण यह पानी में हाइड्रोजन आयन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता। यह पानी में एक अत्यंत दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और एथॉक्साइड आयन की स्थिरता भी इसके कम आयनित होने का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये इसके कक्षक में यानी कि ऑर्बिटल्स में पाया जाता है। आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित रास्तों पर नहीं घूमते। ये नाभिक के चारों ओर 3D क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें त्रिविमीय क्षेत्रों को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ऑर्बिटल्स वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए p ऑर्बिटल डंबल आकार का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29। बायोलॉजी का ये प्रश्न है साथियों। महिलाओं के अंडाशय द्वारा परिपक्व अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। यह प्रक्रिया महिलाओं के मासिक धर्म चक्र का हिस्सा है। अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडा छोड़ता है। ओव्यूलेशन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा सीधे प्रेरित किया जाता है और मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना मोनोपोज कहलाता है। यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद होना मोनोपोज कहलाता है। मोनोपोज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू हाफ mv²। यह वस्तु के द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है, यह वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, इनमें माध्यम के कण कैसे गति करते हैं? तो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुपस्थ तरंग में जो कण है वो कैसे गति करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण तरंग की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। कण अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे कंपन करते हैं। इन्हीं कारणों से इसे समांतर या अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ये तरंगे संपीड़न और विरल के रूप में आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में यात्रा कर सकती हैं, और ध्वनि तरंग सबसे अधिक यात्रा करती है, मतलब सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो आवाज़ रहता है वो ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है बैलेंस फोर्स यानी कि संतुलित बल की अवस्था का सटीक उदाहरण क्या है? तो 4 ऑप्शन था, जिसमें इसका सटीक उदाहरण है कि मेज पर रखी हुई पुस्तक। ये एक संतुलित बल का उदाहरण है। जब वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। और मेज पर रखी पुस्तक पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। मेज की सतह द्वारा अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरह लगता है, और ये दोनों बल परिणाम में 0 हो जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 है सामान्यतः सभी संयोजन अभिक्रियाएं प्रकृति में कैसी होती हैं? तो ये होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं में 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में नए रासायनिक बंध बनते हैं। बंधों के निर्माण के दौरान हमेशा ऊर्जा मुक्त होता है। कोयले का दहन ऊष्माक्षेपी संयोजन का एक उदाहरण है। नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना एक अपवाद है जो ऊष्मा शोषी है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर भी गति न होने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका कारण है कि लगाया गया बल जड़त्व और स्थिर घर्षण बल से कम है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार वह वस्तु स्थिर रहना चाहती है, सतह का घर्षण बल का विरोध करता है। जब तक बाहरी बल अधिकतम घर्षण बल को पार नहीं करता, गति नहीं होती है। इस वस्तु में वस्तु पर कार्य करने वाला कुल नेट फोर्स शून्य रहता है। जड़त्व सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35। घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसमें उत्पादक यानी घास और पौधे। खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, और संख्या के आधार पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी जीव इन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि घास ये सब को खाएंगे शाकाहारी जीव, और उसको फिर मांसाहारी जीव। खाद्य पिरामिड में ऊपर जाने पर जीवों की संख्या घटती जाती है। प्रश्न संख्या 36 है समलंब चतुर्भुज में त्रिभुज ABC और ADC का अनुपात क्या होगा? तो ये आपका क्वेश्चन आ गया है मैथ से। हम लोग करेंगे इसी का किसी और लेक्चर में। साथियों 37वां प्रश्न है कि लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्रसिद्ध पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आरियाना सबलेंका को मिला है, और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का खिताब पेरिस सेंट जर्मन PSG ने जीता है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के पुरस्कार लैंडो नॉरिस को मिला है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है लगभग हर शिफ्ट में कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कार्लोस अल्कराज को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क्स कर लेना इसको। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ।
प्रश्न संख्या 38 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये किया गया 448.93 करोड़ रुपए। आयुष मंत्रालय का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए बजट मिला, और इसका आप लोग और फैक्ट्स देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। साथियों, प्रश्न संख्या 39 है कि आरबीआई द्वारा 2026 में वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच। यह भारतीय रिजर्व बैंक का 11वां वित्तीय साक्षरता सप्ताह था। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच बैंकिंग जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम KYC यानी कि सुरक्षित बैंकिंग की और आपका पहला कदम थी। नो योर कस्टमर KYC बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम लाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में किन अंतरिक्ष एजेंसियों के मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा गया? तो ये है नासा और स्पेसएक्स। यह मिशन वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। इस संयुक्त मिशन में निजी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। स्पेसएक्स है एलोन मस्क का कंपनी, ये आप लोग याद रखना। एक्सियम 4 मिशन के तहत भी 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक भेजे गए। एक्सियम 4 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पायलट की भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। एक्सियम 4 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पायलट की भूमिका निभाई। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जनवरी 2026 में 97वां रामसर स्थल बना है? तो यह है पटना पक्षी अभयारण्य। जनवरी 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य का 11वां रामसर स्थल घोषित होना है, और अप्रैल 2026 में सोखा पक्षी झील अभयारण्य को 99वां घोषित किया गया है। आप लोग याद रखना, 99वां घोषित किया गया है सोखा पक्षी झील अभयारण्य को, और ये पटना पक्षी अभयारण्य को 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न संख्या 42 है, समीर संस्थान किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। समीर का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यह सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। यह एक शीर्ष स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस संस्था है जो अनुसंधान पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर काम करता है। भारत सरकार के मेटी मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह रक्षा, अंतरिक्ष और चिकित्सा क्षेत्र के लिए तकनीकी विकास में सहायक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43। बजट 2026-27 में IIT और IIM के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये किया गया है IIM के लिए 292 करोड़ और IIT के लिए 12,123 करोड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT को 12,123 करोड़ रुपए का आवंटन मिला, और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के लिए 292 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। यह आवंटन उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस संस्था के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 44। 44वां प्रश्न है कि CBI के नए साइबर अपराध शाखा के उद्घाटन के लिए कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो ये S4C डैशबोर्ड, ये आप लोग देख लेना इसका इन्फॉर्मेशंस। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 45वां प्रश्न है साथियों की रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में तारा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेशंस। यह भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास
विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने इसके विकास में संयुक्त रूप से सहयोग किया है। यह हथियारों की मारक क्षमता और रेंज को बढ़ाने में मदद करता है। AEW का फुल फॉर्म है एयर बोरोन अर्ली बियरिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 46 है कि पब्लिक अफेयर्स में योगदान के लिए केरल से 2026 में पद्म विभूषण किसे मिला? तो ये मिला है श्री KT थॉमस जी को। KT थॉमस के सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 में केरल राज्य से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरे विजेता VH अच्युतानंदन है। VH अच्युतानंदन यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। 47वां प्रश्न के फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग पहल के तहत किस IIT ने साइक्लोथॉन आयोजित किया? तो यह IIT रुड़की। इसका आप लोग देख लेना इन्फॉर्मेशन। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। पुस्तक जनजातीय गौरव किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। यह पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय की भूमिका को उजागर करती है। इसमें जनजातीय समाज के इतिहास और संस्कृति का दस्तावेजीकरण किया गया है। गुरु गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक बलिदानों का भी इसमें उल्लेख है। यह पुस्तक राष्ट्र निर्माण में वीर जनजातीय नायकों के योगदान को प्रमाणित करती है। इस संस्था का उद्देश्य भारत की कला और संस्कृति का संरक्षण करना है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट 17A के 6ठे स्वदेशी सिल्क फ्रिगेट का नाम क्या है? तो ये है INS महेंद्रगिरी। आप लोग देख लेना इसका विस्तृत जानकारी। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। यह है कि जब कोई धातु अन्य धातु के लवण विलयन से अभिक्रिया करती है तो मुख्य शर्त क्या है? यह प्रतिक्रिया करने वाली धातु अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इसी के कारण हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि धातु कम क्रियाशील है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी से यह निर्धारित होता है। लोहे को कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करना इसका प्रमुख उदाहरण है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। फिर से आपका फिजिक्स के क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता से कि 2 ध्वनियों की प्रबलता समान है लेकिन पिच भिन्न है, तो उनके तरंग गुण क्या होगा? उनके आयाम समान और आवृत्ति अलग अलग होगा। इसका आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। 52वां प्रश्न है कि यदि पत्तियों के रंध्र अवरुद्ध हो जाए तो कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होगा? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। आप लोगों को मालूम है कि ये पत्तियों के रंध्र द्वारा होता है। अगर रंध्र अवरुद्ध हो जाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। गैसों की कमी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी रुक जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों के जमा होने से पौधे का समग्र स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर प्रेरित धारा सबसे उच्चतम कब होती है? तो जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तेजी से गति करे। यह सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो फ्लक्स कटिंग अधिकतम होती है। कुंडली की गति जितनी तीव्र होगी धारा का मान उतना ही अधिक होगा। यह सिद्धांत इलेक्ट्रिक जनरेटर के काम करने का आधार है। चुंबक से यह प्रश्न था। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न संख्या 54 की रासायनिक प्रतिक्रिया ZnO प्लस C Zn प्लस CO में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो इसमें अपचयन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और इससे ऑक्सीजन निकल करके कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। तो ये आप लोग देख लेना इसका जानकारी। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है? तो इसका कारण है कमजोर अंतराण्विक बल के कारण, यानी कि वीक
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। इन बाहरी बलों को वैन डेर वाल्स कहा जाता है। यदि परमाणुओं के भीतर का सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत होता है, गर्म करने पर ये कमजोर अंतराण्विक बल आसानी से टूट जाते हैं। इसी कारण से ये यौगिक बहुत कम तापमान पर पिघलने या उबलने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 56। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव वाला जीवाणु किस जगत में आता है? यह आता है मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में एककोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इन जीवों में स्पष्ट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। ये हमारे आंत सहित विभिन्न वातावरण में पाए जाते हैं। ई कोलाई इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो मनुष्य की आंत में रहता है। इस जगत के जीव पोषण के लिए स्वपेशी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 57। बिना किसी बाहरी बल के एक समान गति से गतिशील पिंड पर कौन सा बल लगता है? तो यह लगता है संतुलित बल। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। त्वरण शून्य होने का अर्थ है कि उस पर कार्य करने वाला कुल फोर्स 0 है, नेट फोर्स, और सभी बलों का योग 0 है, तो इसे संतुलित बल कहा जाता है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण या घर्षण जैसे बाहरी बल अनुपस्थित माने जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 58। विद्युत परिपथ में धारा को स्थिर रखकर पावर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके प्रतिरोध कम कर देना चाहिए। विद्युत शक्ति का मूलभूत सूत्र P=I² होता है। इस सूत्र में विद्युत धारा और R प्रतिरोध है। प्रश्न के अनुसार धारा को स्थिर रखा गया है। चूंकि P और R सीधे समानुपाती हो जाते हैं, इसलिए R कम करना होगा। प्रतिरोध को कम करने के लिए विद्युत शक्ति स्वतः ही कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 59 है, जीवाश्म ईंधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था। हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का मुख्य कार्य है मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच संकेतकों को भेजना और प्राप्त करना। न्यूरॉन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूरॉन के मुख्य भाग डेंड्राइट, सोमा और एक्सॉन होते हैं, जिसमें जो डेंड्राइट है वो आवेगों को ग्रहण करता है और एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संकेत भेजता है। क्या आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। साथियों, यहाँ पे है कि शुक्राणु का कौन सा हिस्सा निषेचन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है, हेड। शुक्राणु पुरुष प्रजनन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जनन कोशिका है। इसके शीर्ष भाग में एक विशेष संरचना एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडे की बाहरी दीवार को भेदने का कार्य करते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से निषेचन सफलतापूर्वक संपन्न होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसे गति के लिए ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? तो ऑप्शन था जिसमें हो जाएगा कि वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस पुरुष प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक मस्क्यूलर नली होता है जो वृषण से जुड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाना है। महिला प्रजनन अंगों में ओवरी, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब शामिल होते हैं। पुरुष नसबंदी में इससे वॉस डिफरेंस नली को काट दिया जाता है और पुरुष नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वैस्कोटॉमी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है, यदि कोई कण निर्देशांक 00 से 4-3 तक गति करता है तो निर्देशांक के रूप में विस्थापन क्या है? तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर इतना हो जाएगा। ये आप लोग देख लेना। हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। खांसी और श्वसन समस्या में कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है? ये होता है सीलिया। सीलिया सबसे पहले प्रभावित होता है। खांसी श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए एक रक्षात्मक प्रणाली है। सीलिया श्वसन मार्ग में बालों जैसी बहुत ही छोटी संरचनाएं होती हैं। ये फेफड़े और श्वसन नली से बलगम और धूल कणों को बाहर निकालती है। धूम्रपान या संक्रमण में सबसे पहले सीलिया ही नष्ट या प्रभावित होते हैं।
इनके प्रभावित होने से श्वसन मार्ग में रुकावट और खांसी की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति की स्थिर ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? तो वो होगा जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएगा तब। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ये आप लोग याद रखना, जहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आइसोटोप्स का सही परिभाषा क्या है? यह प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। समस्थानिक का सही परिभाषा होगा प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। आइसोटॉप्स एक ही रासायनिक तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। इनकी परमाणु संख्या हमेशा एक समान होती है। चूंकि परमाणु संख्या समान होती है इसलिए इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है। इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। द्रव्यमान में यह अंतर उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। प्रश्न संख्या 67 है, निलंबन, कोलाइड और विलयन के कणों को आकार को अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा निलंबन, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण का सबसे प्रमुख उदाहरण है निलंबन से। फिर उसके बाद होगा कोलाइड और फिर हो जाएगा विलयन। इसका आप लोग ये फैक्ट्स देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरती हैं? तो ये गुजरते हैं मुख्य अक्ष से यानी कि फोकस से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अवतल दर्पण रहता है यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण आती है वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 69। ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली मोटी दीवार वाली वाहिका को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। धमनियाँ शरीर के प्रमुख रक्त वाहिकाएं होती है। इनकी दीवारें मोटी, मजबूत और अत्यधिक लचीली होती हैं। हृदय द्वारा पंप किए गए उच्च दबाव को सहने के लिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती है। पल्मोनरी धमनी इसका एकमात्र अपवाद है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। साथियों, प्रश्न संख्या 70 है, धूम्रपान से खांसी और श्वसन समस्याएं मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो ये होता है ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाओं के सिकुड़ने से। सिगरेट के धुएं में निकोटीन और टार जैसी कई हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। ये रसायन फेफड़ों के बारीक वायुमार्गों में जलन और सूजन पैदा करते हैं। सूजन के कारण ये वायुमार्ग सिकुड़ जाते हैं जिससे हवा का प्रवाह कम हो जाता है। बलगम का अत्यधिक निर्माण होने लगता है जिसे साफ करने के लिए व्यक्ति खांसने लगता है और लंबे समय तक धूम्रपान क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 71। यह है कि पौधों के पत्ती में अपशिष्ट जमा होने पर कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? ये होगा श्वसन और उत्सर्जन। पत्तियों में रंध्र गैसों और अपशिष्टों के निकास का मुख्य मार्ग होता है। जब रंध्र धूल या किसी अन्य कारणों से बंद हो जाते हैं तो गैसीय विनिमय रुक जाता है। ऑक्सीजन न मिलने से पौधे की कोशिकीय श्वसन प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। अपशिष्ट पदार्थ पत्ती के भीतर जमा होने लगता है जिससे उत्सर्जन फेल हो जाता है। अंततः पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72 है, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 111 जूल। कैल्शियम का देखो इसमें CaCl2 है तो इसमें पहले कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40 U। उसके बाद क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, लेकिन यहाँ पे ClCl2 है यानी कि क्लोरीन का 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा Ca का 40 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे टोटल आ जाएगा 40 + 71 यानी कि 111 U। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 है कि खाद्य श्रृंखला में किस पोषीय स्तर पर कीटनाशकों की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो जैसे जैसे हम लोग खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे ऊपर जो होता है शीर्ष उपभोक्ता, उसमें कीटनाशकों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो
शीर्ष उपभोक्ता के यानी कि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल को कीटनाशक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों के शरीर में जमा हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर इन रसायनों की सांद्रता की मात्रा बढ़ती है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। चूंकि शीर्ष उपभोक्ता दूसरों को खाते हैं, उनके शरीर में सर्वाधिक रसायन जमा होता है। बाज या इंसान जैसे शीर्ष शिकारियों में इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, कॉन्सेंट्रेशन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 74। अधिक विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और भिन्नता को जीव विज्ञान में किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जानता है जैव विविधता का विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता प्रकृति के लिए आवश्यक है। यह भिन्नता जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुकूलन ढलने में मदद करती है। इन्हीं बदलावों से नई प्रजातियों का निर्माण होता है। इसे ही प्राकृतिक चयन का मुख्य आधार माना जाता है। जीव विज्ञान में इसे जैव विविधता के विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। प्रश्न संख्या 75 है कि ध्वनि की गति को ठोस, द्रव्य और गैस माध्यम में अवरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे है ठोस, द्रव्य और गैस। और आप लोगों को मालूम होगा कि ध्वनि सबसे अधिक जो गति करती है वो ठोस में करती है, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद गैस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले ठोस, द्रव्य, उससे कम गैस। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए हमेशा एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों में कण बहुत ही ज़्यादा आसपास होते हैं, जिससे ध्वनि सबसे तेज यानी कि सबसे अधिक गति से यात्रा करती है। तरल पदार्थों में कण थोड़े दूर होते हैं, इसलिए गति मध्यम होती है। गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे ध्वनि की गति सबसे कम होती है। निर्वात में कोई कण नहीं होते, इसलिए वहाँ ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए शून्य गति होती है। और ध्वनि का चाल होता है 320 मीटर पर सेकेंड हवा में। तो आप लोग ये भी याद रखना। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। हम लोग इस लेक्चर में 75 क्वेश्चन देखें जो बार बार आपका एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जा रहा था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।